अब इसी के साथ कंटिन्यूएशन में थोड़ा सा सर्कुलर मोशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। हालांकि मैंने ऑलरेडी टाइम एक्सीड कर दिया है, बट ठीक है, मेन पॉइंट्स अपन जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं सर्कुलर मोशन का। इसमें सर्कुलर मोशन में जो मेन पॉइंट्स आपको जी मेंस के लिए ध्यान रखना चाहिए, एक तो जितने भी आपके डेफिनेशंस हैं एंगुलर वेक्टर्स यहीं पर इंट्रोड्यूस होते हैं आपके सिलेबस में, तो जो भी आपके एंगुलर वेक्टर्स हैं उनके डेफिनेशंस को जरूर ध्यान रखें। एंगुलर पोजीशंस हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में भी ये वाली बात कि वो जब इनफाइनाइटली स्मॉल होता है तो वेक्टर की तरह ट्रीट होता है, लेकिन जब वो फाइनाइट होता है तो वो वेक्टर की तरह ट्रीट नहीं होता, क्योंकि वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। ये वाली बात अपने को ध्यान रहना चाहिए। एंगुलर वेलोसिटी एवरेज होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये बेसिकली ये जो टर्म है ना बच्चों, ये होता है टोटल कितना एंगल रोटेट किया, जो रेडियस वेक्टर है वो कितना एंगल रोटेट किया, दैट इज व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और कितना टाइम इंटरवल है उसको डिवाइड करके। बहुत एनालॉगस होते हैं फॉर्मूले जो हमारे लीनियर काइनेमेटिक्स होते हैं, और यहाँ पे जो सर्कुलर मोशन में जो एंगुलर काइनेमेटिक्स है, इनके फॉर्मूले बहुत ही सिमिलर होते हैं। आप चाहो तो ऐसे अभी अभी आपने काइनेमेटिक्स रिवाइज किया है, तो मेरा एडवाइस है जब आप काइनेमेटिक्स में डेफिनेशंस रिवाइज करते हैं, साथ ही साथ इसको एक तरफ रिवाइज कर लो। जैसे वहां पर भी एवरेज वेलोसिटी पढ़ते हैं अपन, तो ऐसा ही आता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो यहाँ पे बस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इस तरह से करके अपन डिफाइन किया हुआ है। इसका यूनिट रेडियन पर सेकंड है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन दैट इज डी थीटा बाय dt, दिस इज व्हाट इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, है ना। इसका भी यूनिट सेम ही रहेगा, किस रेट से रेडियस वेक्टर रोटेट करता है ना, वो है ये, है ना, उसका रेट ऑफ चेंज एंगुलर एक्सेलरेशन। ये इन चीजों पे अपने को यहाँ पे ऐसी क्लासेस में, मैराथन क्लासेस में बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ऑब्वियस वाली चीजें हैं जो किसी भी जगह आप तैयारी करो, ये चीजें आपको याद होनी ही चाहिए। ये भी आप एक चीज नोटिस कर सकते हो, एनालॉगस होते हैं ये बहुत ज्यादा, जो आपके लीनियर काइनेमेटिक्स वाली जो डेफिनेशंस होते हैं उससे बहुत ज्यादा ही ये एनालॉगस है। जैसे वहां भी एवरेज एक्सेलरेशन हम वैसे ही डिफाइन करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। यहाँ पर भी हम चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम डिफाइन कर रहे हैं, और ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। डायरेक्शन की अगर बात करें तो अगर ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ता है, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रहा हो तो हम कह सकते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है। घट रहा हो एंगुलर वेलोसिटी तो हम कह सकते हैं कि ऑपोजिट डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी। हालांकि वैसे तो डायरेक्शन टॉर्क के डायरेक्शन में होता है, हम कहते हैं टॉर्क जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन, बट यहाँ पे ओमेगा के टर्म्स में उसको पढ़ने का प्रचलन है ना। ये अगर जैसे अल्फा कांस्टेंट है, वहां पे लीनियर काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं कि ए कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, तो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन निकल के आते हैं अपने पास, v इक्वल्स टू u प्लस at। तो वैसे ही रिलेटेड है यहाँ पर भी, ओमेगा थीटा और अल्फा वैसे रिलेटेड है। थीटा से ओमेगा डिफरेंशिएट करके जा सकते हैं, डी थीटा बाई dt करेंगे तो ओमेगा मिलेगा, और डी ओमेगा बाई dt करेंगे तो ये अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा। तो ये कुछ भी नहीं है, ये डी थीटा बाई dt है ना, और ये डी ओमेगा बाई dt है। तो अगर अल्फा कांस्टेंट है तो जैसे वहां पे अपने पास x v और a में रिलेशन होते हैं, तो सिमिलरली वेरी एनालॉगस रिलेशन है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर भी अगर अल्फा कांस्टेंट है और अपन इंटीग्रेट करके वो तीन इक्वेशंस जो वहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से हम पढ़ते हैं, सेम रिलेशन वी कैन गेट हियर, ओमेगा फाइनल इज ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, so s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर के एनालॉगस हो गया, एंड v स्क्वायर u स्क्वायर as के 2as के एनालॉगस ये वाला हो गया, है ना। तो ये कुछ बातें हैं जो ये क्वाइट ऑब्वियस हैं, इसमें बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। इसके मेरा एक एडवाइस ये भी कि हालांकि डायरेक्ट सवाल तो इन पे नहीं आते, पर कुछ चीजों का यूज हो सकता है एज अ टूल, ये यूज होते रहते हैं इधर उधर, है ना। तो कुछ क्वेश्चंस आप खुद से जो आपके जो भी मटेरियल आपने प्रैक्टिस किया हो, बहुत सिंपल लेवल के भी क्वेश्चंस इसके आप प्रैक्टिस कर लो, जस्ट टू एक बार आपका डेफिनेशंस आपको रिकॉल हो जाए, ब्रश अप हो जाए उस बेसिस पे, है ना। हालांकि डायरेक्ट सवाल आने के चांसेस इन पे बहुत ही कम होते हैं। वी ओमेगा और आर में सर्कुलर मोशन में जो रिलेशन है ये अपने को जरूर रिवाइज करना चाहिए। एक तो वेक्टर फॉर्म होता है वी का, ओमेगा क्रॉस आर, है ना, और अगर इसे प्लेनर मोशन दिखा रखा है सर्कुलर यहाँ पे, तो वेलोसिटी उसी प्लेन पे है टेंजेंट टू द पाथ, और जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है उस डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करते हैं, तो राइट हैंड थंब रूल कहते हैं इसको, इससे ओमेगा की डायरेक्शन मिलती है अपने को। तो वो उस प्लेन के ही परपेंडिकुलर रहता है, तो वी के परपेंडिकुलर हो गया क्योंकि वी उस प्लेन में है, और वी और आर रेडियस हो गया, और ये वेलोसिटी टेंजेंशियल टू द पाथ होती है, तो v और r भी परपेंडिकुलर होते हैं आपस में। तो बेसिकली v, r और ओमेगा आपस में तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। और ये वेक्टर रिलेशन ध्यान रखें, v ये स्केलर फॉर्म में v ओमेगा r हो गया क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो साइन थीटा बेसिकली ओमेगा r में कन्वर्ट हो गया। लेकिन वो जो क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर ध्यान रहे तो और अच्छा है, v इज ओमेगा क्रॉस r।
ये एग्जांपल में मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सिंपल सा और अपने को और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आप वीडियो आपके पास अवेलेबल है यूट्यूब वगैरह पे, हमारे सोशल हैंडल्स पे, आप चाहो तो ऐसे ये एक बार जस्ट फॉर्मूले को रिवाइज कराने के लिए जो फॉर्मूला हमने पढ़ा उसके लिए ये एग्जांपल लिया था। कांस्टेंट अल्फा का एग्जांपल है, खुद से देखना इसको, और इसमें सोल्यूशन भी हमने लिख रखा है ना, तो इसको एक बार प्रैक्टिस के तौर पे इसको आप यूज कर सकते हो। रिलेटिव वाला जो ओमेगा यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग रहता है, क्योंकि लीनियर काइनेमेटिक्स में जनरली रिलेटिव हम डिफाइन करते हैं वीए वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी एज वीए माइनस वीबी, है ना। बट यहाँ पे ओमेगा ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज नॉट ओमेगा ए माइनस ओमेगा वी, रादर हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिलेटिव लेने के लिए एक पॉइंट, किसी पॉइंट का ओमेगा निकालना हो किसी दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में। तो जैसे मान लो इसकी वेलोसिटी इधर है, ये ए पॉइंट है लेटर से, इसके लिए पॉइंट बी है, इसकी कोई रैंडम वेलोसिटीज बना रखा है मैंने। तो वेलोसिटीज जो लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर होती है उनको लेते हैं अपन। जैसे इस वाली वेलोसिटी, ये नेट वेलोसिटी है ए की, और ये नेट वेलोसिटी है बी की। तो इसका वो कंपोनेंट लेंगे जो लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर है, और इसका भी वो कंपोनेंट लेंगे जो लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर है, और रिलेटिव वेलोसिटी लेके लेंथ से डिवाइड कर देंगे। तो इससे अपने को मिलेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, या बी का एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए, दे बोथ आर सेम थिंग, है ना। यहाँ पे ओमेगा ए माइनस ओमेगा बी का जो मतलब होता है ना बच्चों, वो होता है जैसे मान लो यहाँ पे एक फिगर के थ्रू दिखा रखा है कि ए और बी दो अलग अलग सर्कल में मूव करें या सेम सर्कल में मूव करें, तो इनके रेडियस वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो किस रेट से चेंज हो रहा है, इस बात को दर्शाता है ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए, इस बात को रिप्रेजेंट करता है ना, किस रेट से इन दोनों के बीच का एंगल चेंज हो रहा है ना। ये है ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए, ये रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी नहीं है। जिसे इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि दो अलग अलग सर्कल में मूव कर रहे हैं, अभी ये बी के सामने ए है, या कितनी देर बाद वापस मीट करेंगे, तो उस केस में ऐसे ही करते हैं, ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए निकाल लें कि इनके बीच का, इनके रेडियसेस के बीच का जो एंगल है वो किस रेट से चेंज हो रहा है, और वो 2 पाई वगैरह से डिवाइड करके उसको कितने टाइम बाद वापस से उसके सामने आएगा, इस तरह से अपन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे उसी बात को मैंने एग्जांपल के थ्रू रिप्रेजेंट कर रखा है कि बी पॉइंट का वेलोसिटी, ए पॉइंट का वेलोसिटी, और ए का रिस्पेक्ट में, ए का ओमेगा बी के रिस्पेक्ट में निकालो या बी का ओमेगा ए के रिस्पेक्ट में निकालो, दे बोथ आर सेम थिंग। तो लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में वेलोसिटीज को पहले तोड़ लें, यहाँ पे तोड़ के दिखा भी रखा है। तो लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटीज हैं उनका रिलेटिव लो, ये लेके दिखाया है यहाँ पे, और उस लेंथ से, लाइन जॉइनिंग की लेंथ से डिवाइड करो, तो यू विल गेट ओमेगा ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए या ओमेगा ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। दो तरह के एक्सेलरेशन होते हैं सर्कुलर मोशन में, इनको जरूर रिवाइज करें एक बार, टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल। टेंजेंशियल है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, स्पीड को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो तो वो इंक्रीज करेगा, अपोजिट हो तो डिक्रीज करेगा, और अगर जीरो हो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, और उसमें ओमेगा भी कांस्टेंट हो जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ओमेगा भी कांस्टेंट हो जाएगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आता है, यही एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होता है डायरेक्शन चेंज के लिए। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ना भी हो तो भी बॉडी सर्कल में घूम सकती है, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रहेगा, बट देयर मस्ट बी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फॉर बॉडी टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहाँ पे रिजल्टेंट जो नेट एक्सेलरेशन है दैट विल बी रिजल्टेंट ऑफ बोथ द एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल। ये छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों कि बॉडी मूव कर रहा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसका कांस्टेंट है, क्वेश्चन में दे रखा है, और टोटल एक्सेलरेशन इतना हो जाता है, तब वो स्लिपिंग स्टार्ट हो जाती है, ऐसा लिखा हुआ है। तो कितना एंगल वो घूम चुका होगा निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ओमेगा इनिशियल 0 है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, और वो मूव करना स्टार्ट करता है, उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्वेश्चन में मेंशन्ड था। तो यहाँ पे यही यूज किया मैं कि नेट एक्सेलरेशन इसका 1 हो जा रहा है उस मोमेंट पे जब वो स्लिप कर रहा है, तो उसको यूज करके मैंने यहाँ पे AT स्क्वायर और AC स्क्वायर लिख करके नेट एक्सेलरेशन के बराबर किया है ना। तो AT अपने को क्वेश्चन में गिवन है 0.6, यहाँ से AC की वैल्यू को लिखने के लिए भी मैंने V स्क्वायर U स्क्वायर का जो एनालॉगस फॉर्म है यहाँ पे, ओमेगा फाइनल स्क्वायर ओमेगा इनिशियल स्क्वायर, उसको यूज कर रखा है, क्योंकि अपने को बेसिकली एंगल निकालना है, कितना एंगल रोटेट कर गया होगा। तो ओमेगा स्क्वायर फाइनल ओमेगा हो गया यहाँ पे, और 2 अल्फा थीटा एंगुलर एक्सेलरेशन है और थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे बेसिकली ओमेगा स्क्वायर आर लाने के लिए पहले ओमेगा स्क्वायर निकाला और आर से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बन गया। इसी चीज को यहाँ पे पुट कर लिया मैंने, तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं कि कितना एंगल रोटेट कर रहा होगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो आइडिया है वो यही है कि नेट एक्सेलरेशन जो होता है, जैसे यहाँ पे 1 नेट एक्सेलरेशन था, तो सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल का रिजल्टेंट है वो, जो स्पीड को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है टेंजेंशियल, और जो सेंट्रीपिटल है ओमेगा स्क्वायर आर बोलो या वी स्क्वायर बाय आर बोलो, वो इन इक्वेशंस में जो अल्फा इन्वॉल्व हो रहा है, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस
टू अल्फा थीटा, वहां से हमने ओमेगा स्क्वायर की मदद से ओमेगा स्क्वायर आर लिख करके टेंजेंशियल सेंटीमीटर एक्सेलरेशन निकाला है। डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में मेनली दो इक्वेशंस या दो डायरेक्शन में मेनली यूज करनी पड़ती है इक्वेशन अपने को। एक तो mv स्क्वायर बाय आर नेट फोर्स लिखें सेंटीमीटर डायरेक्शन में, और न्यूटन लॉ लिख करके उसको mv स्क्वायर बाय आर के बराबर कर दें। एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में नेट फोर्स लिखें, ये बेसिकली और कुछ नहीं है, न्यूटन लॉ है सेंटीमीटर और टेंजेंशियल डायरेक्शन में, उसको एम ए टेंजेंशियल कर लें। ए टेंजेंशियल को आप अल्फा आर भी लिख सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल है बच्चों उस डायनेमिक्स को समझने के लिए, जैसे यहाँ पे ब्लॉक है, उसमें एक स्प्रिंग है और वो मूव कर रहा है सर्कल में, तो जैसे यहाँ पे एक्स एक्सटेंड हो गया होगा स्प्रिंग, तो एक्स का फोर्स जो है वो एक्ट कर रहा होगा एज सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसको हमने के एक्स को लिख रखा है एम ओमेगा स्क्वायर आर। इसका नेचुरल लेंथ एल है और एक्स एक्सटेंड हो गया है, तो बेसिकली ये कुछ भी नहीं है, न्यूटन लॉ लिख रखा है हमने सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में, फोर्स बराबर एम ओमेगा स्क्वायर आर। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो अपने को याद रखना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कोई भी पाथ हो, कर्वेचर, हर पॉइंट उस पाथ का एक सर्कल का पार्ट एज्यूम किया जा सकता है। तो हम यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं तो मानते हैं कि वो एक सर्कल का पार्ट है, तो उस पॉइंट पे जो नेट स्पीड है उसका स्क्वायर लेते हैं, और नॉर्मल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है, मतलब एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, उसको डिवाइड करते हैं, तो अपने को रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलता है। इसको ध्यान रखें, ये फॉर्मूला एक इंपॉर्टेंट है। इसका एक मैथमेटिकल फॉर्म भी होता है कि अगर कर्व की इक्वेशन आपको डायरेक्ट दे रखी हो, डायरेक्टली आप ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं। ये मेरा एडवाइस है कि याद रखें सर्कुलर मोशन में। बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं है बताने को इसमें, लेकिन जो मेन पॉइंट्स है वो मैं आपको रिवाइज कर दे रहा हूँ। ये dy बाई dx फर्स्ट डिफरेंशिएशन हो गया, और सेकंड डिफरेंशिएशन है यहाँ पे। इस रिजल्ट को यूज करें, अगर y कर्व की इक्वेशन दी हो डायरेक्टली यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास y इक्वल्स टू a स्क्वायर दिया हुआ था, तो इसको हमने डायरेक्टली यहाँ पे एक स्क्वायर क्योंकि फंक्शन दिया हुआ है, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकाला, सेकंड डिफरेंशिएशन निकाला, और डायरेक्टली इस फॉर्मूले में हमने पुट कर दिया। x इक्वल्स टू 0 पे अपने को निकालना था, यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन था। फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकाला, x को 0 पुट किया, सेकंड डिफरेंशिएशन तो एक कांस्टेंट ही आ रहा है, तो उसको पुट कर लिया हमने सीधा इस रिजल्ट पे, और रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट किया। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में भी बेसिकली अपने पास वही दो ही इक्वेशन होते हैं, टेंजेंशियल और सेंटीमीटर डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ, और उसके अलावा एक इक्वेशन होता है अपने पास एनर्जी कंजर्वेशन का। इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो हैं कि अगर रस्सी से ब्लॉक को बांध के घुमा रहे होते हैं तो लोवेस्ट पॉइंट पे √5 GL स्पीड रिक्वायर्ड होती है सर्कल कंप्लीट कराने के लिए, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाकर के टेंशन 0 होने का डर रहता है। ए से बी वाले पॉइंट के बीच सर्कुलर मोशन स्टॉप हो सकता है, या बी से सी के बीच में। तो ए से बी के बीच में अगर स्टॉप होता है, ए से बी का मतलब है मेरे लिए ये वाला क्वार्टर है ना, ये वाला क्वार्टर, इस बीच में सर्कुलर मोशन स्टॉप होने का कारण रहता है स्पीड 0 होना। ये सारी बातें क्लास में हम बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं, यहाँ पे बस मैं रिवाइज करा रहा हूँ एक बार। और ये इस वाले क्वार्टर में सर्कुलर मोशन होने बंद होने का जो कारण होता है वो टेंशन का 0 होना मेन कारण रहता है। तो यहाँ पे अगर हम सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने की बात करते हैं तो रस्सी से अगर बंधा हुआ है तो इसके बाद टेंशन 0 होने का डर रहता है, और यहाँ पे मिनिमम स्पीड √5 GL देनी पड़ती है। उस मोमेंट पे यहाँ पे स्पीड √GL बचती है, जो एनर्जी कंजर्वेशन से हम निकाल भी सकते हैं। लेकिन अगर ये रॉड है, लेट अस से ये रॉड होता बच्चों, तो उस केस में ये यहाँ पे वही वाली बात बता रखी है कि यहाँ पे स्पीड 0 होता है तो सर्कुलर मोशन बंद होता है, और यहाँ पे इस वाली रीजन में टेंशन 0 होने का डर रहता है सर्कुलर मोशन अगर बंद होता है तो मिनिमम स्पीड जो देनी पड़ती है रस्सी वाले केस में, स्ट्रिंग हो तो वो √5 GL उसकी वैल्यू आती है। वो भी इस तरह से आती है कि इस वाले पॉइंट पे आप टेंशन को जस्ट 0 करो, कि ऐसा मान रहे हैं टेंशन जस्ट यहाँ पे 0 हो रहा है, उसके पहले कहीं भी 0 नहीं हो रहा है, तो सर्कल कंप्लीट कर जाएगा वो। अगर उसी केस में वो रॉड होता ना, जैसे यहाँ पर भी वो सेम केस है, जो फोर्स सर्कुलर मोशन, जैसे वहां पे रस्सी था, टेंशन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन, यहाँ पे नॉर्मल रिस्पॉन्सिबल होगा सर्कुलर मोशन के लिए। तो ये नॉर्मल रिस्पॉन्सिबल सर्कुलर मोशन के लिए नॉर्मल 0 होने का डर है, तो जो फोर्स सर्कुलर मोशन करा रहा है उसके 0 होने का डर है, तो वो √5 GL आएगा। यहाँ पे जाकर के नॉर्मल को जस्ट 0 करो, यहाँ पे मिनिमम होगा नॉर्मल, है ना, तो वहां पे अगर जस्ट 0 हो रहा है इसका मतलब यहाँ कहीं पे भी 0 नहीं हो रहा है, उससे कंडीशन आती है यहाँ पे स्पीड जो होनी चाहिए इसकी कम से कम √5 GL होनी चाहिए। बट अगर नॉर्मल 0 होने का डर या फोर्स जो सर्कुलर मोशन करा रहा है उसके 0 होने का डर नहीं हो, तो वो रिजल्ट √4 GL होता है, जो कि काफी फेमस रिजल्ट है। जैसे रॉड से अगर आप बॉल को बांध दो या रिंग को फंसा दिया हो किसी ट्रैक में, तो ऐसे केसेस में वो फोर्स 0 होने का डर नहीं है, और ऐसे केसेस में जो रिजल्ट आता है वो अपने को √4 GL मिलता है ना। यहाँ पे एक एग्जांपल ले रखा है जिसमें हमने इस ट्रैक पर एक ब्लॉक को रिलीज किया है और पूछा किस एंगल पे जाके कॉन्टैक्ट को छोड़ देगा। तो मैंने मान लिया थीटा एंगल पे आके कॉन्टैक्ट को छोड़ देगा, और इसकी एफबीडी बनाई, तो mg नॉर्मल
mg के दो टुकड़े किए, एक इधर सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में और एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में आएगा। यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज हो रहा है तो नॉर्मल को जस्ट जीरो कर दें, तो सिर्फ फोर्सेस जो बचेंगे यहाँ पे वो mg का एक कंपोनेंट इधर बचेगा और mg का ये बचेगा mg cos थीटा और ये आएगा mg sin थीटा। तो सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में ओनली फोर्स विल बी mg sin थीटा, mg cos थीटा, और उसको mv स्क्वायर बाय r के बराबर करके हम vb की वैल्यू वहां पे स्पीड निकाल सकते हैं, है ना। वहां पे स्पीड और वो हाइट वगैरह भी थीटा की वैल्यू यहाँ पे सेकंड पार्ट में देख सकते हो, वेलोसिटी पूछा है, फर्स्ट पार्ट में एंगल पूछा है और हाइट भी पूछा है, तो एक बार एंगल आ जाएगा तो हम हाइट भी निकाल सकते हैं। तो बेसिकली एक इक्वेशन तो यहाँ पे हमने सर्कुलर मोशन की लिख ली, इस डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ लिखा, नॉर्मल को जस्ट जीरो किया, और इस डायरेक्शन में जो फोर्स था वो mg cos थीटा था, तो mg cos थीटा को हमने mv स्क्वायर बाय r किया। एक रिलेशन यहाँ से है और दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन, यहाँ से यहाँ के लिए आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर ले तो आपको थीटा और v दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। वंस यू गेट थीटा आप ये हाइट भी निकाल सकते हैं, कितने हाइट पर आकर के वो कॉन्टैक्ट लूज हो रहा होगा। तो ये जनरली जो डायनेमिक्स के सवाल रहते हैं ना वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, उसमें आप दो बातों का ध्यान रखें। एक तो आपको न्यूटन्स लॉ की डायनेमिक्स की इक्वेशन लिखनी है सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में या टेंजेंशियल डायरेक्शन में, दूसरा एक एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर लो। ज्यादातर केसेस में इनसे सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे डायनेमिक्स वाले। ये भी उसी तरह का एक एग्जांपल है वर्टिकल सर्कुलर मोशन का। यहाँ पे हमने √5gl नहीं देके √3gl स्पीड दिया है बॉडी को, तो जाहिर सी बात है √2gl देने पे ये वाला पॉइंट क्रॉस होता है, √2gl से ज्यादा स्पीड दिया तो ये वाला पॉइंट तो क्रॉस हो जाएगा, बट वो सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा क्योंकि √5gl से कम की स्पीड है। तो एक पॉइंट पे आकर के रस्सी लूज हो जाएगी और उसके बाद उसका मोशन प्रोजेक्टाइल हो जाएगा। मैक्सिमम हाइट इस क्वेश्चन में निकलवाइए कि कितने मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। तो पहले तो यहाँ पर ला करके सेम वही जो पिछले वाले सवाल में किया कि यहाँ पर ला करके इसका टेंशन को जस्ट जीरो कर दो, एक टेंशन फोर्स होगा, एक mg का कंपोनेंट आएगा, और टेंशन को जस्ट जीरो करें और यहाँ से यहाँ एनर्जी कंजर्व करें तो v की वैल्यू, यहाँ की स्पीड की वैल्यू मिल जाएगी, और फिर यहाँ से मैक्सिमम हाइट वाला फॉर्मूला लगा करके कितना फर्दर हाइट तक जाएगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने वो करके दिखाया है, ये खुद के आपके प्रैक्टिस के लिए ये सवाल इसमें दिया है वीडियो के लिए, ताकि जब आप एक बार फर्दर इसको कभी रिवाइज करो तो एक बार सवाल में, क्योंकि इससे सोल्यूशन भी पहले से डाल के रखा है कि आपको उसकी कोई दिक्कत नहीं आए। खुद से प्रैक्टिस के लिए सवाल है, ट्राई करना। मैंने तरीका बता दिया है कि यहाँ पे आके थीटा एंगल पे मान करके इसका एफबीडी बनाना, टेंशन को जस्ट जीरो करना, और सर्कुलर मोशन की इस डायरेक्शन में इक्वेशन लिखना mg cos थीटा बराबर mv स्क्वायर बाय r। यहाँ से एनर्जी कंजर्व करना, यहाँ की स्पीड और ये एंगल थीटा मिल जाएगा। तो यहाँ तक की हाइट l प्लस l cos थीटा तो हो ही गई, फर्दर प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए कुछ हाइट तक जाएगा, वो यहाँ से फर्दर प्रोजेक्टाइल मोशन वाले मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लिख करके वो हाइट ऐड कर लेना। सर्कुलर टर्निंग ऑफ रोड्स में जो बात इंपॉर्टेंट है कि अगर बैंक्ड रोड नहीं हो तो जो अलाउएबल स्पीड होती है वो ये वाली होती है, इसको ध्यान रखें, v is less than √/μrg। एंड अगेन सर्कुलर मोशन फ्रिक्शन ही रिस्पॉन्सिबल रहता है ऐसे केसेस में सर्कुलर मोशन के लिए, तो mv स्क्वायर बाय r के बराबर करके वो जो रेंज है स्पीड, जो अलाउएबल स्पीड है वो हम निकाल सकते हैं। इसी स्पीड को हम बढ़ा सकते हैं बैंकिंग करके, उसके फॉर्मूलेस भी अपन अगर ध्यान रखें तो बहुत सही रहता है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि v मैक्स और v मिन का जो फॉर्मूला है कि फ्रिक्शन अगर अवेलेबल हो तो क्या क्या मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड अलाउड है किसी बैंक्ड रोड में। यहाँ पे थीटा बैंकिंग एंगल है और v मैक्स v मिन अलाउएबल रेंज है स्पीड्स के जो हम बैंक्ड रोड में यूज कर सकते हैं। एक इसमें सर्कुलर मोशन में रोटेशन ऑफ अर्थ का इफेक्ट थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अर्थ के रोटेशन के कारण जो वेइंग मशीन की रीडिंग आएगी, जो नॉर्मल आता है अपेरेंट वेट, वो अपने को अलग मिलता है, इसमें कुछ एरर मिलता है, वेट ट्रू नहीं मिलता है। अपेरेंट वेट निकाल के यहाँ पे दिखा रखा है, जो नॉर्मल की वैल्यू आएगी वो सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में इस ब्लॉक के लिए अगर इक्वेशन लिखे अपन तो आप देख सकते हैं एक नॉर्मल का फोर्स इधर लग रहा है और एक कॉम्पोनेंट आएगा स्यूडो फोर्स का, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का m ओमेगा स्क्वायर r इस डायरेक्शन में। तो बेसिकली वेइंग मशीन जो रीडिंग देगा वो नॉर्मल की रीडिंग देगा और वो mg नहीं आएगा, वो mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r है। ये r इस सर्कल का रेडियस है जो कि रेडियस ऑफ अर्थ इनटू कॉस थीटा के बराबर है। आप देख सकते हैं इस एक्सप्रेशन से कि थीटा 0 है इक्वेटर पे, तो अर्थ के रोटेशन का इफेक्ट मैक्सिमम है इक्वेटर पे, और पोल्स पे वो इफेक्ट अपने को दिखाई नहीं पड़ेगा। तो ये अपेरेंट वेट है, ये अर्थ के रोटेशन के कारण अपने को जो है वो वेइंग मशीन की रीडिंग जो है वो कुछ अलग मिलती है mg से। इस पे एक सवाल पुराना एग्जाम में आया हुआ सवाल ये कि अपेरेंट वेट ऑफ बॉडी 0 हो जाए, इसके लिए ओमेगा कितना होना चाहिए। तो ये जो हमने ओमेगा निकाल रखा है कि क्या अपेरेंट वेट आता है ओमेगा के टर्म्स में, mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको अगर अपन 0 कर लें यहाँ पे तो अपन
नॉर्मल को 0 करके उस वैल्यू को अटेन कर सकते हैं कि वो रिजल्ट जो इक्वेटर पे है तो थीटा वाली टर्म 0 हो गई, वो कॉस थीटा वाली टर्म 1 बन जाएगी और mg विल बी इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर आर। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू रूट ओवर ऑफ g बाय आर आएगी। तो मेरा ये एडवाइस है कि इस चीज को थोड़ा कैलकुलेशन करना आपको आना चाहिए कि अर्थ के रोटेशन के इफेक्ट से क्या अपन को अपरेंट वेट मिलता है ना। तो दिस वाज ऑल अबाउट सर्कुलर मोशन, और अपने टॉपिक के साथ आपको नेक्स्ट फैकल्टी आकर के एक्सप्लेन करेंगे।